गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग अब डीबीपी का अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में 7th तक रिकॉर्ड कर लिया था। अब 8th से हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, 8th नंबर से देखेंगे। एक बात और, पीडीएफ के अलावे तुम देख रहे होगे जब वीडियो, तो बीच में हर क्वेश्चन के पहले मैंने स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चन का डाल रखा है। तो आप चाहें तो वहां से भी वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन के पहले आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा। देखो, इन सब कामों को करने में काफी मेहनत होता है, तो आप थोड़ा ढंग से भी आप भी करो, हम लोग भी तो मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। ओके, तो ये जेई मेन में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, तो मैंने डायग्राम बना रखा है पहले से, और उसके बाद अब सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2019 जेई मेन का क्वेश्चन है ये। देखो क्या डायग्राम, क्या दिमाग लगाना है पहले समझो। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 आपका पॉजिटिव चार्ज है, Q2 आपका नेगेटिव चार्ज है। Q1 जो पॉजिटिव चार्ज है वो रखा हुआ है, उसकी कोऑर्डिनेट दी गई है 1,0, मतलब एक्स एक्सिस से 1 मीटर पे है, यानी ओरिजिन से ये 1 मीटर पे एक्स एक्सिस के ऊपर है। दूसरा चार्ज नेगेटिव है, और देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,0, यानी ये यहां से 4 मीटर पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पे चाहिए? इस पॉइंट पे चाहिए, जिसका कोऑर्डिनेट 0,3 रखा दिया हुआ है। 0,3 का मतलब ये हो गया कि y एक्सिस के लॉन्ग ये 3 मीटर पे है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम तो जानते हो पॉजिटिव चार्ज, और यहां अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में होता। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है कौन? Q1। ठीक है, अब अपने मन से मैंने इस एंगल को मान लिया है θ1। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा θ1, तो दोस्तों ये सामने का एंगल ये भी हो जाएगा θ1। रही बात इसकी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, तो टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो E2 आपका किधर हो गया? इधर। तो ये भी एक पॉइंट चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और ये पॉइंट चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। फिर ये भी एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें, ये एंगल मान लिया मैंने θ2। ओके, तो ये एंगल अगर θ2 है तो ये भी आपका θ2 हो गया। ये थीटा वगैरह मानने का मैं रीजन बता रहा हूं अभी आपको। तो देखो मेरे को यहां पे नेट फील्ड चाहिए, तो एक तो ऑप्शन है इन दोनों फील्ड को निकाल के रिजल्टेंट निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन के चॉइस में देख रहे होगे तो आंसर है IJ के फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि जब आप नेट फील्ड लिखोगे वहां पे, तो वो E1 और E2 को वेक्टर तरीके से ऐड करना होगा। ठीक है ना दोस्तों, यहां पे क्या करना होगा हम लोग को, एक तो ऊपर मैंने लिखता हूं, तो नीचे लिख देता हूं, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। लेकिन आंसर तुम्हारा IJ के फॉर्म में दिया हुआ है। आंसर IJ के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसको भी इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ने होंगे XY, और इसको भी इसको XY में तोड़ना होगा, और फिर क्या कर लेंगे हम लोग उनको ऐड कर लेंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है इनको कंपोनेंट्स में तोड़ना। जैसे देखो E1 की बात करते हैं, तो E1 का एक कंपोनेंट देखो Y के लॉन्ग आएगा, और एक तो Y के लॉन्ग कितना आएगा, तो E1 इक्वल्स टू हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E1 cos थीटा, है ना, थीटा एंगल बन रहा है θ1 इंटू J, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर टूटेगा, दैट इज E1 sin θ1, है ना। ये इसके साथ cos हो गया, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? sin। तो लेकिन ये नेगेटिव एक्स में आएगा, तो इसको लिखोगे तुम E1 sin θ1 I। ओके दोस्तों, तो देखो E1 को हमने IJ के फॉर्म में लिख लिया। ठीक इसी तरीके से E2 का भी काम करेंगे। E2 देखो इस एक्सिस के साथ θ2 बनाता है, तो E2 का जब कंपोनेंट लिखोगे तो E2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? E2 cos θ2 I, है ना दोस्त। I क्यों बोले? क्योंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग, x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो cos θ2 आ जाएगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो I हो गया। इसका दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा, तो दैट इज
E2 एक कॉस हो गया तो दूसरा साइन हो जाएगा, साइन थीटा 2j। अब आपको इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है E1 E2 को, तो नेट फील्ड भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल है सबका मैग्नीट्यूड कैसे लिखें। सबसे पहले अब देखो थोड़ी ज्योमेट्री लगानी होगी। देखो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, अगर ये 3 है ये 1 है तो इस ट्रायंगल में तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 10। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ये टोटल 3 ये 4, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 5। तो बहुत मुश्किल नहीं है दोस्त। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो cos थीटा 1 कितना निकल के आ रहा है, तो cos थीटा 1 कितना निकल के आ रहा है, cos थीटा 1 निकल के आ रहा है, बहुत इजीली आप लिख सकते हो 3/√10। साइन थीटा 1 कितना निकल के आ रहा है, बहुत आराम से 1/√10, 1/√10। ठीक है, तो देखो कितना आराम से आ गया, थीटा 1 की हम लोग cos थीटा 1, तो ये बेस हो गया 3/√10। साइन थीटा किए तो 1 परपेंडिकुलर/√10। इस तरीके से ही दोस्तों थीटा 2 के फॉर्म में भी निकाल लेते हैं। cos थीटा 2 कितना आ रहा है, तो cos थीटा 2 हमारा यहां पे निकल के आ रहा है, देख सकते हो cos थीटा 2, तो ये हो गया इसके लिए बेस दैट इज 4 एंड ये आ गया 5, 4/5। ओके, और साइन थीटा 2 कितना आ जाएगा, साइन थीटा 2 आ जाएगा आपका 3/5। परपेंडिकुलर ये हो गया बड़े वाले ट्रायंगल में 3/5। अब यहां पहुंच जाओ, तो अब देखो, अब यहां पे हमें cos थीटा 1 साइन थीटा 1 पुट कर देना है, cos थीटा 2 साइन थीटा 2 पुट कर देना है ना। तो अब एक काम और करना पड़ेगा, हमें E1 और E2 की वैल्यू लिखनी होगी। तो E1, तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का याद करो, K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है आपका, तो डिस्टेंस देख लो, तो डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक √10 है, तो √10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा KQ1/10। अभी Q1 का वैल्यू रखेंगे हम लोग। E2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो E2 इक्वल टू Q2, बिना साइन के रखेंगे Q2, नेगेटिव साइन का क्या इफेक्ट है वो हमने दिखा रखा है। और डिस्टेंस कितना है 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया KQ2/25। अब देखो E1 भी पता लग गया हमें, E2 भी पता लग गया, E1 भी पता E2 भी पता, cos थीटा 1 साइन थीटा 1 cos थीटा 2 साइन थीटा 2, हर एक चीज मैंने आपको निकाल दिया। अब इन सबको यहाँ पे पुट कर दो और ऐड करके आंसर लिख देते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके चीजों को लिख लो, फिर मैं आगे रब करके लिखता हूं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे कि सारे वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया है आपके सामने, मैंने इसको सॉल्व किया है, देखो बोर्ड पे। जैसे हमने लिखा था ना E1 इक्वल टू E1 cos थीटा 1j माइनस E1 sin थीटा i, तो इसमें मैंने यहाँ पे E1 को कॉमन ले लिया और E1 का वैल्यू मैं बता चुका हूं, कितना रखेंगे हम लोग KQ1/10, 10 डिस्टेंस है, Q1 चार्ज। फिर क्या करो, cos थीटा 1 और sin थीटा 1 का वैल्यू लिख दो जो पहले से हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। फिर क्या करेंगे, K का वैल्यू रख दिए, K 9 इंटू 10 का पावर 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है। Q का वैल्यू √10 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज √10 कूलम में, माइक्रो में है तो 10 का पावर -6 भी लगाना पड़ेगा। नीचे ये 10 है और यहां पे देखो इन दोनों में जो नीचे में √10 है, तो √10 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे तो ये √10 और √10 कैंसिल हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो अब देखो कैसे सॉल्व किए, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 9, और ऊपर में देखो 10 का पावर 9, 10 का पावर -6, तो ऊपर में बच गया 9 में से 6, 3 0 बचा, 1 0 कैंसिल हो गया तो 2 0, 9 इंटू 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 को बाहर रहने दो,
और 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आप जब चॉइस देखोगे तो इसी के टर्म में, तो 9 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 27j माइनस 9i। ओके, 9 से मल्टीप्लाई हुआ अंदर में तो 27 और ये क्या हो गया 9i। E2 में भी कुछ वही करना है अपने को। तो E2 में देखो, E2 कॉमन ले लिया हमने पहले बाहर, तो E2 का वैल्यू कितना है KQ2/25, ये बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया दोस्तों cos थीटा 2i माइनस साइन थीटा 2j। cos थीटा 2 का वैल्यू 4/5, साइन थीटा 2 का 3/5। तो देखो 3 cos थीटा 2 4/5 3/5, इसका 5 जो है वो बाहर निकाल दो। ठीक है, चार्ज का वैल्यू 25 कूलम दिया हुआ है, डिस्टेंस 25 का स्क्वायर 25, तो ये देखो 25 कट गया, ये 5 कहां से आया, इनके नीचे से कॉमन लेके हमने बाहर निकाला है। अब जरा गौर करना, यहां भी वही बात होगी, यहां पे टोटल 3 जीरो बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा तो 9। तो एक काम करो, 3 जीरो में से एक जीरो 9 को दे दो, तो हो जाएगा 90। अब 5 से 90 कटेगा 18 टाइम्स, और 18 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 इंटू 4 74, और 18 इंटू 3 हो जाएगा 54। 18 चौके 72, 18 से 54। तो इस तरीके से, और 2 पावर जो 10 का, समझ में आया क्या किए हम लोग। यहां 10 का पावर 3 है, 9 है, ये -6 है, तो टोटल कितने जीरो बचे 3 जीरो। 3 जीरो में से 2 जीरो रखो अपने पास और 1 जीरो दे दो 9 को, तो 90 हो जाएगा, और 90 को 5 से कैंसिल कर दो। तो अब आप देखो कि E2 आपका इस फॉर्मेट में आ गया, E1 इस फॉर्मेट में आ गया। तो आपको चाहिए क्या था दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E1 प्लस E2 करना है अपने को, E1 प्लस E2। तो इन दोनों में से 10 का पावर 2 को 2 कॉमन ले लो, बाकी क्या बच गया अंदर में, तो अंदर में देखो क्या बच गया 27j माइनस 9i, ये तो E1 से आया, E2 से क्या आया 72i। ओके, और क्या आया -54j, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 10 का पावर 2 से। तो अब देखो यहां पे 72i और 9i सॉल्व किया हमने इसको, तो ये 63i हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -27j। 54 में से 27 को अगर ऐड करेंगे, माइनस में से प्लस ऐड करेंगे, तो ये आएगा इंटू 10 का पावर न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आपका निकल के आया। तो बस वेक्टर है और थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आप लिख लीजिए इसको, यही अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि टोटल 3 चार्ज दिया हुआ है। अब ये बीच वाले चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने कहा कि ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो बीच में एक ऐसा चार्ज रखना है जिससे कि इस पे भी नेट फोर्स 0 हो और इस पे भी नेट फोर्स 0 हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है हम लोग के लिए आज सोचना, बीच में एक नेगेटिव चार्ज ही पक्की बात है होगी, क्योंकि ये इसको अगर रिपेल करेगा F से, तो कोई तो इसको खींचने वाला चाहिए जो नेगेटिव चार्ज -q इसको इस कितने से खींच लिया F डैश से, और नेट फोर्स 0 होने के लिए F डैश और F को क्या होना पड़ेगा इक्वल। F कितना होगा दोस्तों, तो F को हमने अज्यूम किया है कि इन दोनों के बीच लगेगा, तो वो हो गया KQ इंटू Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर। F डैश कितना होगा, तो F डैश इनके बीच का, तो K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि कितना है आपका D/2, तो D स्क्वायर बाई 4। इसको रीअरेंज कर लिया हमने। अब देखो F डैश इक्वल टू F कर लिया, बाकी आप देख लो कैंसिल करने के बाद स्मॉल q निकल के आया Q/4, लेकिन अपने को साइन के साथ आंसर करना है, तो ये आ गया -Q/4। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, ये जेईई मेन का 2019 का क्वेश्चन है, यानी लास्ट ईयर का है,
और तुम देखो ये कितना आसान है। तो आई होप कि आप सभी ने इसको सॉल्व कर दिया होगा, जिसने नहीं किया वो इसको लिख लो। ओके, तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये जेईई मेन 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन लोग पहले कर चुके हैं चार्ज के इक्विलिब्रियम को पढ़ते समय। बस फर्क आज ये है कि देखो क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये दो चार्ज रख दिए गए, दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू सेम है, और ओरिजिन पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। याद करो हम लोग नेगेटिव चार्ज रखे थे, ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया। वो पॉजिटिव चार्ज Q0 है जिसका मैग्नीट्यूड Q/2 है। फिर बोलता है उसको y एक्सिस के लॉन्ग स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया और यहां रख दिया गया। तो पूछ रहा उस पे फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा। पहली बात, ये प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, तो इसने इसको रिपेल कर दिया F से, इसने भी इसको रिपेल कर दिया F से। मान लो कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक इसी तरीके से ये थीटा तो ये भी थीटा। सिमेट्री से देखो सब कुछ सेम है। ये डिस्टेंस a दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा √a² + y²। फिर याद करो अगर ये थीटा है तो एक कंपोनेंट आया f cos थीटा ऊपर, इसके भी f का एक कंपोनेंट आया f cos थीटा ऊपर, तो f cos थीटा दोनों ऐड हो गया तो ये बन गया 2f cos थीटा। और जो साइड वाले कंपोनेंट हैं f sin थीटा वो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब फोर्स पॉजिटिव y के लॉन्ग ही लगेगा, है ना, पॉजिटिव y के लॉन्ग। तो नेट फोर्स कितना हो गया 2f cos थीटा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 और कूलम्स लॉ लगा दो फोर्स के लिए। तो फोर्स के लिए तो फोर्स हो गया K इंटू एक चार्ज Q इंटू Q/2, Q0 का वैल्यू Q/2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस अंडर रूट ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट गया, इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे, तो कॉस थीटा देखो बेस है y और दिस, तो कॉस थीटा इक्वल टू y अपॉन दिस। तो देखो हमने यहां लिख दिया है इसकी जगह y और नीचे अंडर रूट, तो एक तो पावर ये है और अंडर रूट का पावर हाफ, तो 1 और पावर हाफ ऐड होके हो गया 3/2। फिर देखो क्या बोल रहा है कि y जो है a के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो ऑटोमेटिकली a² + y² को लिख सकते हैं हम लोग किसके इक्वल, a² के। तो y को नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर a बहुत बड़ा है तो y को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो y को नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे, तो सीधा a², इसका पावर 2 कट गया तो ये कितना हो गया aq। तो F इक्वल टू हो गया kq² y/aq। अब ये जो फोर्स है ये देखो किसके प्रोपोर्शनल है, y के। तो बस अपने को यही प्रूव करना था कि फोर्स जो है y के प्रोपोर्शनल है। अब इसमें भी एक प्लस y दिया हुआ एक माइनस, तो प्लस वाला आंसर करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव में है और फोर्स का डायरेक्शन भी किधर लग रहा है, पॉजिटिव में। तो ये क्वेश्चन लोग कर चुके हैं, SHM में किए थे, वहां पे कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में। बस यहाँ पे ये था कि ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, वो जेईई एडवांस में आया था और ये जेईई मेन में। तो बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, आपने सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो आप इसको लिख लो। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखो क्या बोलता है कि एक जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उसमें तुम प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करोगे। तो तुमको पता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे अगर चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू Q इंटू E। जिस चार्ज पार्टिकल को आपने रखा उसके चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताएगा। अच्छा, फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स का वैल्यू सब जगह कांस्टेंट होगा। दूसरी बात है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग, तो जवाब है सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है।
और चार्ज भी तुम जानते हो प्रोटॉन पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम है, तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, सेम। तो वही मैंने लिख दिया है कि एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड, सो देयर फोर्स विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब जब फोर्स लगेगा तो न्यूटन्स लॉ में बताया गया है कि जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो दोनों के एक्सेलरेशन को देखो, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब फोर्स दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन मास दोनों का अलग अलग है। फिर काइनेमेटिक्स याद करो, फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिखा हुआ है कि दोनों को सेम डिस्प्लेसमेंट तय करना है, दोनों के द्वारा कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। इनिशियली दोनों रेस्ट में था तो u के जगह 0 पुट करो, हाफ ए टी। अब एक्सेलरेशन कितना है इसका, AE, और टाइम इलेक्ट्रॉन ने कितना लिया, t1 स्क्वायर। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना है, AP, टाइम कितना लिया, t2 स्क्वायर। अच्छा, तुमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों किए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मामला है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे है, तो कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स कैसे है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोस्तों डेल्टा एक्स बराबर दिस, डेल्टा एक्स बराबर दिस। फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है दोनों के लिए। तो देखो दोनों को इक्वेट करके और रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये रेशियो निकल के आया mp अपॉन me का अंडर रूट दोनों के मास का। तो ये आपने देखा होगा, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और 13 तो खैर बहुत इजी है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 12 जेई में पूछा हुआ है, एडवांस में, सोच लो कितना इजी है, और ये जेई मेन का पूछा हुआ है। तो इसमें टोटल 5 चार्जेस हैं जो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, 5, 6 नहीं 5, और सेंटर पे रखा हुआ क्या, माइनस नेगेटिव क्यू। तो देखो कदा इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, सोचने वाली बात है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नीचे पुल करेगा, ये ऊपर पुल करेगा, कैंसिल। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नीचे पुल करेगा, ये ऊपर पुल करेगा, कैंसिल। एकमात्र अनकैंसिल्ड ये होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और कितने फोर्स अट्रैक्ट करेगा, तो के क्यू इंटू क्यू, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। और डिस्टेंस तुम जानते ही हो, ये सबको मैंने पहले ही आपको L प्रूव कर रखा है। रेगुलर हेक्सागन में ये सारे जो साइड्स दिख रहे हैं आपको, इस सब का वैल्यू क्या होता है, सेम। चलो 13 की बात करते हैं। 13 में तो खैर कुछ करना ही नहीं है, आपका फॉर्मूला ही बताया गया है इसका पहले ही, कि सेमी सर्कुलर का मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद करो, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसे आर्क वाले से भी इसको निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन नेगेटिव याद करो, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज को ये नीचे ही पुश करेगा, तो नीचे पुश करेगा तो नीचे कौन सा है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो उसके लिए यूनिट वेक्टर मैंने क्या यूज कर दिया, माइनस जे। लेकिन क्वेश्चन में लैम्डा नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है, तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो याद करो लैम्डा है डेंसिटी, तो डेंसिटी डिवाइड इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज कितनी है, क्यू, और लेंथ यहां से यहां तक कितना है, पाई आर। तो लैम्डा की जगह क्यू बाई पाई आर रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये डीपीपी कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से देखिए, बहुत मेहनत मैं कर रहा हूं, क्योंकि क्लास में पढ़ाना अलग होता है, ये टोटली डिफरेंट है। तो आप भी सिंसियरली पढ़िए और डीपीपी को लिखिए, ठीक है ना। जो भी आप डीपीपी को क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, फिर सॉल्व कीजिए, नहीं बने सॉल्यूशन देखिए, और फिर नोट्स बनाते जाइए। ओके दोस्तों, ठीक है, तो फिर आप ये लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।